बच्चों, आज मैं फिर वेलकम कर रहा हूँ आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। आपको पता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे हैं। सो रोज़ कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स आपके साथ मैं क्लियर कर रहा हूँ। सो बहुत अच्छे से पढ़ो बेटा, स्टडी हार्ड एंड स्टे सेफ। और आपको रेगुलर पढ़ना है क्योंकि बेटा बोर्ड की क्लास है, टाइम बहुत जल्दी भाग रहा है एंड वी हैव टू कंप्लीट सिलेबस ऑल्सो। और कोई भी टॉपिक जब आपको समझ ना आए तो यू कैन कॉल मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन हमें डिस्कस करने के लिए बोला है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ मेंबर ऑफ हैलोजन फैमिली डिस्कस करो। सबसे पहले अगर मैं हैलोजन फैमिली यानी ग्रुप नंबर 17 बनाऊं तो वो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। आप सभी को पता है इन सभी के अराउंड होता है, इनकी वैलेंसी होती है 1, यानी हर एलिमेंट हैलोजन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। सो बेटा ये हमेशा चाहते हैं कि ये अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लें। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए फॉर एग्जांपल हम देख लें, फ्लोरीन को ले लें तो फ्लोरीन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके F की पावर माइनस बना देगा। तो यानी अब फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटर मोस्ट शेल में। सो पहले तो मैंने आपको बताया कि फ्लोरीन हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। फ्लोरीन क्या, कोई भी हैलोजन ले लो, कोई भी हैलोजन फैमिली, कोई भी हैलोजन फैमिली का मेंबर ले लो, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है बेटा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो सिंपल। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो पावर है ना, डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो जाती है। So oxidizing power decreases down the group. अब ये डाउन द ग्रुप क्यों डिक्रीज होती है बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। जब आप टॉप टू बॉटम आओगे इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कम होती जाएगी क्योंकि न्यूक्लियस से एटम के आउटर मोस्ट शेल की दूरी बढ़ती जाएगी। साइज बढ़ रहा है ना, देखिए ये फिर ये देखिए, फिर ये देखो, फिर ये देखो, फिर देखो, ऐसे साइज बढ़ रहा है। तो साइज बढ़ने से न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की दूरी भी बढ़ेगी, ठीक है ना, डिस्टेंस बढ़ेगा। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना डिफिकल्ट होगा इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो इस करके स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होंगे वो होंगे हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो होंगे हमारे ऑक्सीजन और फ्लोरीन। और ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन बन जाएंगे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सपोज अगर मेरे पास आ जाए जी Cl2 को मुझे ट्रीट करना है 2x के साथ और प्रोडक्ट बन रहा है हमारा 2Cl नेगेटिव प्लस X2। ध्यान से सुनिए, Cl2 को 2x के साथ मैं ट्रीट कर रहा हूं, प्रोडक्ट बन रहा है 2Cl नेगेटिव प्लस X। यानी Cl ने क्या कर लिया, जो भी हैलोजन है उसके 2 इलेक्ट्रॉन खुद ले लिए, खुद लेके वो अनायन बन गया और दूसरा बन गया मॉलिक्यूल। तो आपको ये बताना है कि X क्या हो सकता है बेटा? X या तो हो सकता है डेफिनेटली ब्रोमीन और आयोडीन। ब्रोमीन और आयोडीन क्यों? क्योंकि बेटा इनके इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कम होती है। तो अगर इनके पास बाय चांस इलेक्ट्रॉन आया हुआ है ब्रोमीन या आयोडीन के पास, यानी Br नेगेटिव आया हुआ है और I नेगेटिव आया हुआ है, तो डेफिनेटली अगर फ्लोरीन और क्लोरीन से आप रिएक्ट करोगे, फ्लोरीन और क्लोरीन ने इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेने, उन्होंने अनायन में कन्वर्ट हो जाना है और Br और I को बना देंगे वो मॉलिक्यूल में। समझ आ गया? सो जब भी आप टॉप टू बॉटम जाते हो तो आप नोटिस करोगे ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती है। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये सारे हैं क्योंकि इन सबको एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। पढ़ें, halogens have high value of electron affinity. They have strong tendency to take up one electron to form ion. ये देखो X2 में इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, X की पावर -1. So halogen act as a powerful oxidizing agent. In general, a halogen with lower atomic number can oxidize halide ion of higher atomic number. Hence,
द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन डिक्रीजेज FCl-Br ये मैंने आपको बताया। सो ये डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो और रिडक्शन पोटेंशियल के बेस के ऊपर भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि जब आप टॉप टू बॉटम आते हो, यानी आप टॉप टू बॉटम आते हो तो रिडक्शन पोटेंशियल भी कम होती है, ठीक है। तो जितनी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इसी करके जो हैलोजन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेव करते हैं। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बेसिक कैरेक्टर डिस्कस करना है ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। सो अगर आप एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 की बात आ रही है तो सबसे पहले आ रहा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, यही है ना। हाँ जी। सो अब सारी बात बेटा साइज के ऊपर है। आप नोटिस करो नाइट्रोजन का अगर इतना बड़ा साइज है सो हमारे बिस्मथ का इतना बड़ा होगा। जितना छोटा एटम का साइज होगा उतना ज़्यादा उसका लोन पेयर अवेलेबल होगा। अब अगर आप SbH3 बनाओगे तो आप नोटिस करो इसका लोन पेयर ना के बराबर अवेलेबल है। क्यों एटम का साइज, सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होने से वो लोन पेयर पूरे का पूरा मॉलिक्यूल के ऊपर फैल जाएगा। सो वो डोनेट तो हो नहीं पाएगा। सो हम ऑर्डर बना सकते हैं कि डाउन द ग्रुप जो हाइड्राइड्स का बेसिक ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा बेसिक है NH3, उससे कम बेसिक है PH3, उससे कम बेसिक है ASH3, ASH3, एस्टेटाइन ASH3, फिर आ गया SbH3 और फिर आ गया BiH3। सो ये बेसिक ऑर्डर है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है और सबसे ज़्यादा बेसिक हमारा पहला मेंबर होगा क्योंकि नाइट्रोजन का साइज़ छोटा, उसका लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल है। सबसे कम बेसिक होगा नीचे वाला मेंबर क्योंकि उसका साइज़ बड़ा, लोन पेयर उस पर डिस्पर्स हो जाएगा। तो देख ले, ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन देयर सेंट्रल एटम, so they act as Lewis bases. They can donate the lone pair of electron deficient species called Lewis acid. So ये लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इस करके ये अच्छे लुइस बेस हैं और जो इनसे लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं वो होते हैं लुइस एसिड। द इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी और द बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनर कैपेसिटी और द बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। आपको ऑलरेडी बता दिया कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर डाउन द ग्रुप कम क्यों होती रहती है, क्योंकि साइज जो एटम का छोटा हो तो बड़ा हो जाता था और जितना बड़ा साइज होगा उतना लोन पर उस मॉलिक्यूल के ऊपर फैल जाएगा और वो डोनेट नहीं हो पाएगा। और जितना छोटा साइज है उतना ज़्यादा लोन पर डोनेट होगा, उतना अच्छा बेस। तो इसी करके अमोनिया इज़ अ वेरी गुड बेस जबकि BiH3 इज़ नॉट अ गुड बेस। Again, the tendency to donate lone pair decreases with decrease in electronegativity, which decreases down the group. एक और बात है, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी भी नीचे आते आते कम क्यों होती रहती है, क्योंकि एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती रहती है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बिस्मथ सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस करके BiH3 इज द लीस्ट बेसिक, फिर NH3 इज मोस्ट बेसिक। साइज भी एक फैक्टर है। फिर आ गया थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड ऑफ एलिमेंट ग्रुप 16 को डिस्कस करो। तो बेटा थर्मल स्टेबिलिटी, कौन ज़्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव करेगा, कौन किसके बॉन्ड जल्दी नहीं टूटेंगे। तो उनमें सबसे पहले बेटा हमारा वाटर आता है। याद है +1 में आपको बताया हुआ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। सो एक तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऊपर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं, तो इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। दीज बॉन्ड्स आर डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। इस करके सबसे ज़्यादा जो आप कह सकते हो थर्मली स्टेबल होगा वो H2 होगा, उससे कम H2S होगा, उससे कम H2SE और उससे कम H2T। ये मैंने आपको अलग से भी समझाया हुआ, क्योंकि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे ना बेटा, जो बॉन्ड है वो लंबा होता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको H2O का बॉन्ड दिखाऊं, ये हमारा ऑक्सीजन, ये देखो डिस्टेंस देख रहे हो आप ऑक्सीजन। अब जरा हम बना लेते हैं TE के वाला, TEH बनाते हैं, देखिए कितना बड़ा डबल ही बॉन्ड हो गया। सो क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हुए बॉन्ड लेंथ लंबी हो रही थी, जितनी लंबी बॉन्ड लेंथ होगी बेटा उतना वीक बॉन्ड होगा, उतना जल्दी टूट जाएगा।
सो वीक बॉन्ड होने के कारण TeH2 के अंदर बॉन्ड जल्दी टूटते हैं, इस करके ये थर्मली लेस स्टेबल होता है। वाटर इज मोर थर्मली स्टेबल, क्योंकि वाटर के अंदर ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग है। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड डिक्रीजेस फ्रॉम H2O to H2TE. This is because as the size of element of group 16 increases, bond strength of hydrogen element decreases, so the bond break easily. ठीक है, bond strength of increases, bond strength of hydrogen and element decreases, so that the bond break easily. तो नीचे आते आते जैसे एलिमेंट का साइज बड़ा होता है, बॉन्ड बहुत कमज़ोर होता है, इजीली टूट जाता है, इस करके लीस्ट स्टेबल। और सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल आपको मिलेगा सबसे ऊपर, सबसे छोटा वाटर। नेक्स्ट, वाई डज ऑक्सीजन डज नॉट शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4 and +6? ऑक्सीजन +4 और +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं शो करता? सो सिंपल, मैंने आपको पहले भी बताया था, जितने भी फर्स्ट मेंबर होते हैं ना बेटा ग्रुप्स के, उनके पास d ऑर्बिटल नहीं होता, तो वो अपनी वैलेंसी एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ऑक्सीजन के पास ये d ऑर्बिटल नहीं है, इस करके ना तो वो +4 शो करेगा, +6 शो करेगा। सल्फर में आप नोटिस करोगे -2 से लेके +6 तक सब शो हो जाता है। रीज़न, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन के नीचे बैठा और उसके पास खाली d ऑर्बिटल होता है। तो देख लो, इट इज़ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन। फिर एक रिएक्शन दिया हुआ, रिएक्शन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, मैं जूम कर देता हूँ। ये देखो रिएक्शन, Cl2 + 2x दे रहा है तो 2Cl नेगेटिव + X2। ये क्या चक्कर हो रहा है? ये क्लोरीन कैसे जिस हैलोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, डेफिनेटली वो हैलोजन होगा, या तो ब्रोमीन या आयोडीन। अभी मैंने आपको बताया टॉप टू बॉटम जाते हुए जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है वो कम हो जाती है। तो क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी, तो अगर यहाँ पे ब्रोमीन होगा X या आयोडीन होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन खींच के वो अनायन बन जाएगा, बाकी ये मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा। तो देख लीजिए आंसर आपके सामने है, और आंसर है X नेगेटिव, Br नेगेटिव भी हो सकता है और I नेगेटिव भी हो सकता है। और लास्ट क्वेश्चन तो आपको मैंने 3-4 बार करा दिया। व्हाट इज़ द कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5? N2O5 में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी क्या आपको पता? 4 होती है, क्योंकि N2O5 में एक तो नाइट्रोजन बनाता है डबल बॉन्ड, एक बनाता है डेटिव बॉन्ड, एक बनाता है सिंगल बॉन्ड। तो टोटल कितने बॉन्ड होंगे? 1 2 3 4। सो N2O5 में नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होगी? 4। सो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर है, प्लीज़ इसको अच्छे से पढ़ लेना। स्टडी हार्ड, स्टे होम, स्टे सेफ, और अपना पूरा ध्यान रखें और पूरा बॉडी का ध्यान रखें ताकि आप हेल्दी रहें। फ्रूट्स खाएं, विटामिन C सप्लीमेंट लें, पानी ज़्यादा पिएं, और बेटा अपना पूरा ध्यान रखना है तक, और अपने फैमिली का भी ध्यान रखना है, और काम रेगुलर कंप्लीट करना है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।